जय हिंद। आज हम हीट का ऊष्मा का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हमको हीट ट्रांसफ़र की मेथड, ऊष्मा संचरण की विधियां देखनी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है, परिभाषाएं देखनी है और ब्लैक बॉडी। हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं जूल के नियम से। जूल्स लॉ, जूल का नियम, जूल्स लॉ, जूल का नियम, जूल का नियम। इस नियम के अनुसार जब कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को कार्य में बदला जाए, कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को कार्य में बदला जाए तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब वर्क को हीट में या हीट मीन्स एनर्जी में, वर्क को एनर्जी में या फिर एनर्जी को वर्क में चेंज किया जाए तब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं W = JQ या फिर W/Q = J, यानी W/Q वर्क और एनर्जी का या हीट का रेशो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप Q की जगह H भी लिख सकते हैं, यानी W = JH या फिर J = W/H। ये वर्क को जब कन्वर्ट करें हीट में या हीट को करें कन्वर्ट वर्क में तो W और H वर्क और हीट का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है और किसके इक्वल रहता है? J के इक्वल। इसी J को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इस J को हम कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। और एक्चुअल में ये एक कांस्टेंट नहीं है। हम वैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, पर ये कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है? एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। कन्वर्जन फैक्टर एक कन्वर्जन फैक्टर है। हिंदी में हम बोलते हैं परिवर्तन गुणक। एक ये परिवर्तन गुणक है जो जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करता है, यानी कन्वर्ट करने वाला है। इसकी वैल्यू होती है 4.186 जूल। ये हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वहाँ पर भी ये पढ़ा था। 4.186 और राउंड फिगर में हम लिख देते हैं 4.2 जूल। तो जूल के नियम के अनुसार जब कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को कार्य में बदला जाए तब इन दोनों का अनुपात जो है W/H ये J के बराबर होता है। J को हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर, परिवर्तन गुणक। इसकी वैल्यू होती है 4.186 जो जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। कैसी होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, विमाहीन राशि है। इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि होती है। वैल्यू हमने लिख दी है। तो ये जूल का नियम है और इस J को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक हम इसको बोलते हैं। और कई बार इससे संबंधित छोटे मोटे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये हुआ है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या फिर हम बोलते हैं जूल्स लॉ। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके जाने की विधियाँ
तो 3 विधियां हैं, है ना। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा के स्थानांतरण की विधियां। उष्मा के बहाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को बोलते हैं उष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट। इसकी 3 अलग अलग विधियां हैं। पहली होती है कंडक्शन, हिंदी में हम बोलते हैं चालन। दूसरी होती है कन्वेक्शन, हिंदी में हम बोलते हैं संवहन। और तीसरी विधि होती है रेडिएशन, हिंदी में हम बोलते हैं विकिरण। तो ये 3 विधियों से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश का भी नाम अच्छे से याद रख ले। कई बार यही इंग्लिश वाले नाम हिंदी में लिख करके आ जाते हैं, तो आपको थोड़े इंग्लिश वाले नाम भी अच्छे से याद रखना है। तो ये उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडक्शन। सबसे पहले है कंडक्शन, चालन। मान ले कोई लोहे की रॉड है, ये एक रॉड है ना, इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर जो इसके पार्टिकल है, कण हैं, वो हीट लेंगे, गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद इसके पास वाले कणों को उष्मा देंगे। फिर पास वाले कण फिर पूरे गर्म होंगे, फिर हीट आगे की ओर देंगे। तो इसमें हर पार्टिकल गर्म होकर के उसके बाद वाले पार्टिकल को उष्मा देता है, और इस प्रकार से ये जो हीट है आगे की ओर बढ़ती है। ये मेथड जनरली सॉलिड में हम यूज़ करते हैं। ये विधि जो है सामान्यतः ठोस पदार्थों में काम में आती है। इसमें पदार्थ जो है, इसमें जो उष्मा है, उष्मा उच्च ताप वाले कण से, ध्यान से सुन लेना, इसमें उष्मा जो है उच्च ताप वाले कण से निम्न ताप वाले कण में कंपन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। इसमें हीट हाई टेम्परेचर वाले पार्टिकल से लो टेम्परेचर वाले पार्टिकल की ओर सब्सटेंस में वाइब्रेशन के थ्रू आगे की ओर बढ़ती है। ये किस में यूज़ होती है? जनरली ठोस में यूज़ होती है, सॉलिड में यूज़ होती है। तो ये मेथड है कंडक्शन की। इसमें जो पार्टिकल हैं जो गर्म हो रहे हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, अपने प्लेस को रिमूव नहीं करते हैं, अपने प्लेस को छोड़ करके नहीं जाते हैं, जबकि वो हीट को पास करते हैं, यानी हीट को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे को देते हैं। कुछ धातुएं जो हैं उनमें जो क्रम है Ag, Cu, Fe, ये इनमें कुछ क्रम है उष्मा संचरण का, कि सबसे ज़्यादा Ag में, सिल्वर में होगी, फिर कॉपर में होगी, फिर आयरन में होगी। तो ये कंडक्शन मेथड है, चालन, जिसमें ठोस में हम इसको उपयोग में लाते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि ठोस पदार्थ इस विधि से उष्मा का संचरण या हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी है कन्वेक्शन, सेकंड नंबर पे है कन्वेक्शन। हिंदी में हम बोल रहे हैं इसको संवहन, ये कहलाती है संवहन। मान ले कोई बीकर है और इस बीकर में पानी भरा हुआ है और इसको किसी स्टैंड पर रखा हुआ है, और इसको हम बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं। बर्नर की सहायता से ये गर्म हो रहा है। अब होगा क्या, जैसा जनरली पानी में होता है, यहाँ के जो पार्टिकल है सबसे पहले गर्म होंगे, और ये गर्म होके कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर,
और ऊपर वाले जो कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल है वो किधर आएंगे, नीचे की ओर। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहेगा कि इसमें हाई टेम्परेचर वाले जो पार्टिकल है वो ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर वाले जो लो टेम्परेचर वाले पार्टिकल है नीचे की ओर आते हैं। और इस प्रकार से एक साइकिल चलता रहता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ये सर्कुलर भी हो सकता है, कोई दूसरे शेप का भी लूप हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी, जिगजैग भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ये तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी या पूरा लिक्विड गर्म नहीं हो जाता है। इसमें नीचे की ओर जो उच्च ताप वाले कण हैं ये ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर वाले जो पानी के कण हैं जिनका ताप कम है, निम्न ताप वाले, नीचे की ओर आते हैं। तो इस प्रकार से एक चक्र बनता है और इस प्रकार से कोई लिक्विड या पानी गर्म होता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी गर्म न हो जाए। इस मेथड में पार्टिकल जो है परमानेंटली अपना प्लेस छोड़ देते हैं, यानी स्थायी रूप से अपना स्थान छोड़ करके ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले नीचे आते हैं। कंडक्शन में पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे और कन्वेक्शन में पार्टिकल अपनी जगह छोड़ करके नीचे वाले ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले नीचे आते हैं। और इस प्रकार से संवहन धारा के रूप में ये गर्म होता है। ये संवहन धारा वृत्ताकार भी हो सकता है और किसी दूसरे शेप का भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। पर गर्म जो कण है वो ऊपर की ओर, ऊपर वाले जो थोड़े कम ताप वाले हैं नीचे की ओर आएंगे। ये इस विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। जनरली ये मेथड जो है ये द्रव के लिए और गैस के लिए उपयोग में आती है। यानी ये लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए यूज़ में होती है। यानी गैस और लिक्विड इसी मेथड से हीट एक्वायर करते हैं। अब ये जो दोनों मेथड है कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये स्लो मेथड है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर स्लो मेथड्स, है ना। ये दोनों जो ऊष्मा संचरण की है ये मंद विधियां हैं, मतलब धीमी गति से इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। और इन दोनों में ही माध्यम का होना जरूरी है। मीडियम इज नेसेसरी, मीडियम इज नेसेसरी, यानी इसमें मीडियम का होना आवश्यक है। दोनों में मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। माध्यम का होना आवश्यक है। दोनों विधियां कौन कौन सी, चालन और संवहन, ये ऊष्मा संचरण की मंद गतियां हैं, धीमी विधियां हैं। यानी इनमें धीमे धीमे ऊष्मा का संचरण होता है। तो ये दो प्रकार की है, कन्वेक्शन और कंडक्शन, संवहन और चालन। जो कंडक्शन है वो ठोस के लिए होती है और जो कन्वेक्शन है, जो संवहन है, वो जनरली लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए, तरल के लिए और गैस के लिए उपयोग में आती है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो होती है रेडिएशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं विकिरण। ये कहलाती है विकिरण। इस मेथड में हीट हाई टेम्परेचर वाले मटेरियल से लो टेम्परेचर की ओर बिना किसी मीडियम के, यानी मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, बिना किसी मीडियम के भी ये ट्रांसफ़र होती है। फिर से सुन लें, इस विधि में उच्च ताप वाले पदार्थ से निम्न ताप वाले पदार्थ की ओर बिना माध्यम को गर्म किए या बिना माध्यम को परिवर्तित किए, यानी माध्यम को कोई इसमें इफेक्ट नहीं डालता है, माध्यम को प्रभावित किए ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। यानी इसमें मीडियम का होना आवश्यक नहीं है। मीडियम इज नॉट नेसेसरी,
है ना, माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि माध्यम हो तो भी ऊष्मा फ्लो होगी, माध्यम न हो तो भी ऊष्मा फ्लो होगी। जैसे माध्यम नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, तो भी इसमें हीट एक से दूसरे स्थान पर प्लेस होती है। एग्जाम्पल इसका, जो सूर्य से हमको रोशनी मिलती है, एक तो लाइट मिलती है और एक हीट मिलती है, तो हम हीट की बात कर रहे हैं कि जो सूर्य से, सन से हमको हीट मिलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, वो इसी विकिरण विधि से, रेडिएशन मेथड से हमको प्राप्त होती है। मीडियम इसके लिए आवश्यक नहीं है। तीनों विधियों में सबसे तेज है रेडिएशन इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स, यानी इसमें विकिरण जो है सभी विधियों में सबसे तीव्र गति वाली है, सबसे तेज कौन सी है, विकिरण है। इसमें माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। इसमें भी, तीनों भी, कोई सी भी विधि हो, हमेशा ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। तो ये रेडिएशन है। तीनों में सबसे ज़्यादा स्पीड इसी की होती है, फास्टर होती है, फास्टेस्ट, तीनों में ज़्यादा तीव्र गति की है ये। और इसमें माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, माध्यम हो तो भी ये ट्रांसफ़र होगी, माध्यम नहीं हो तो भी ये ट्रांसफ़र होती है। तो ये तीन मेथड है। जो सूर्य से हमको ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण, रेडिएशन से ही होती है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम देखें थर्मल रेडिएशन की। थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन हिंदी में हम बोलते हैं ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मीय विकिरण। रेडिएशन को हम थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं। जैसे सूर्य से हमको जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो होती है थर्मल रेडिएशन, है ना, सन से जो रेडिएशन मिल रहा है वो थर्मल रेडिएशन। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये हमेशा सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में, सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है। दूसरा, ये निर्वात में भी गति कर सकती है, कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, निर्वात में भी गति करती है। तीसरा, यदि निर्वात में गति करती है तो स्पीड इन वैक्यूम इज इक्वल टू सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में गति, निर्वात में c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। ये इसके कॉमन कैरेक्टर है। फिर अगला जो है, जिस मीडियम में जाएगी मीडियम को गर्म नहीं करेगी, माध्यम को गर्म नहीं करती, माध्यम को गर्म नहीं करती है, यानी जिस मीडियम से ट्रेवल करेगी उस मीडियम को
हॉट नहीं करेगी, गर्म नहीं करेगी, हीट नहीं करती है। और लास्ट पॉइंट जो है इसका, लास्ट पॉइंट में जैसे लाइट में जो फिनोमेना होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हिंदी में हम बोलते हैं परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन एवं अपवर्तन। जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, सेम वैसे ही ऊष्मा में भी परावर्तन और अपवर्तन होता है। जिस टाइप से लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, सेम वैसे ही हीट में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। अब इनको याद कैसे रखें, तो ये करीब करीब सेम वैसी ही प्रॉपर्टी है जो लाइट की है, यानी जो प्रकाश की जो विशेषता है सेम वैसी है। प्रकाश भी हमेशा सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जाता है। फिर प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है ना, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर लाइट जो है वो मीडियम को गर्म नहीं करता है। लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है, परावर्तन एवं अपवर्तन। मतलब पूरी पांचों की पांचों प्रॉपर्टी वैसी की वैसी है जैसी लाइट की होती है प्रकाश की। तो ये आपको प्रकाश की प्रॉपर्टी पता हो गई और ये ऊष्मा की भी हो गई, यानी दोनों की प्रॉपर्टी होती है सेम प्रॉपर्टी इसकी होती है। तो ये आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उनकी मेथड की पूरी जानकारी हो गई है कि ऊष्मा किन किन विधियों से संचरित होता है, ट्रांसफ़र होता है, और किस मेथड की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो चैप्टर में कई बार उपयोग में हम लाएंगे। तो क्या क्या डेफिनेशन है वो समझ लें। सबसे पहले होता है उत्सर्जक। उत्सर्जक या फिर विकिरक, उत्सर्जक या विकिरक, इंग्लिश में हम बोलते हैं इमीटर, या फिर हम बोलते हैं उसको रेडिएटर, इमीटर या रेडिएटर। ये क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर रेडिएशन गिरता है, रेडिएशन इंसिडेंट होता है, किसी वस्तु से ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा कैसी हो, इमिट हो, ऊष्मा उत्सर्जित हो, तो उसको हम बोलते हैं विकिरक या उत्सर्जक, इमिटर या रेडिएटर। किसी बॉडी से यदि हीट बाहर निकल रही हो, उत्सर्जित होती हो, तो हम उसको बोलते हैं उत्सर्जक या विकिरक। बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना क्या आता है, उत्सर्जक। ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं उत्सर्जक या विकिरक। किसी पदार्थ से, किसी मटेरियल से हीट इमिट होती है, रेडिएट होती है, तो हम उसको बोलते हैं इमिटर या रेडिएटर। उत्सर्जक या विकिरक हम उसको बोलते हैं। दूसरा हम वर्ड यूज करते हैं परावर्तक। परावर्तक इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। अब इस पदार्थ से ऊष्मा क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, परावर्तित हो जाए। जिस पदार्थ से ऊष्मा क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परावर्तक। यानी पदार्थ इससे परावर्तित होकर के आगे की ओर निकल जाए तो वो कहलाता है परावर्तक। यानी किसी ऊष्मीय विकिरण को, थर्मल रेडिएशन को कोई मटेरियल क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर देते, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं परावर्तक, रिफ्लेक्टर। फिर अगला होता है एब्जॉर्बर। हिंदी में हम बोलते हैं अवशोषक। ऐसे पदार्थ जो थर्मल रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कहलाते हैं एब्जॉर्बर। ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ जो ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं वो कहलाते हैं एब्जॉर्बर। तो ये 3 डेफिनेशन हो गई उत्सर्जक, परावर्तक और अवशोषक की। इमीटर की
रिफ्लेक्टर की और एब्जॉर्बर की। तो ये 3 डेफिनेशन थी जो हमको उपयोग में आती है। एक हम यूज़ करते हैं ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ताप प्रवणता, मान ले कोई मटेरियल है जिससे हीट फ्लो हो रही है। एक सिरे का टेम्परेचर है θ1, दूसरे सिरे का है θ2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है L, और इसमें θ1 ज़्यादा है और θ2 कम है, क्योंकि हीट हमेशा ट्रांसफ़र होगी किधर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा हमेशा प्रवाहित होती है। तो हमको देखना क्या है, ताप प्रवणता, इंग्लिश में हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम ऐसा ही आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, वहाँ पढ़ा था आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। हमने विद्युत स्थितिकी में पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, विभव प्रवणता। यहाँ क्या है, ताप प्रवणता। दूरी के साथ ताप में परिवर्तन को हम बोलते हैं ताप प्रवणता। इसको हम प्रदर्शित करते हैं x से, यानी डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं ताप प्रवणता, और इसको डिनोट करते हैं x से। तो x इक्वल टू होता है θ1 माइनस θ2 अपान L, θ1 माइनस θ2 अपान L। दूरी के साथ ताप में परिवर्तन को हम बोलते हैं ताप प्रवणता। डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में चेंज को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसकी यूनिट ऊपर है थीटा टेम्परेचर तो है डिग्री सेल्सियस, नीचे है लेंथ तो आएगा मीटर, डिग्री सेल्सियस पर मीटर। इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये इतना भाग हो गया हमारा। अब हमने एक 3 डेफिनेशन जो पढ़ी थी उनमें आपस में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग पावर। हिंदी में हम बोलते हैं विकिरण, अवशोषण एवं परावर्तन क्षमता में संबंध, कि इन तीनों में क्या संबंध है, ये हमको संबंध देखना है। अब मान ले कोई मटेरियल है एक, ये कोई मटेरियल है एक, इस पर Q ऊष्मा आपतित होती है। कोई मटेरियल है, पदार्थ है जिस पर Q हीट इंसिडेंट होती है। अब ये हीट 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको हम लिख रहे हैं QR, ये रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया। एक भाग क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, पारगमित हो गया, मतलब इसके आर पार निकल गया।
और एक भाग जो है वो यहीं रह गया, एब्जॉर्ब हो गया, इसी में अंदर ही रह गया, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, क्यू ए। तो तीन अलग अलग भाग हैं, ध्यान से देखें। क्यू ऊष्मा इस पे आपतित हुई, एक भाग परावर्तित ऊष्मा का, दूसरा भाग अवशोषित, तीसरा भाग पारगमित। यानी एक भाग तो रिफ्लेक्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और एक हीट का पार्ट ट्रांसमिट हो गया। मतलब जो क्यू हीट है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। तो किसी पदार्थ पर क्यू ऊष्मा जब आपतित होती है तो तीन अलग अलग भागों में ये वितरित हो जाती है, तीन अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी टोटल इंसिडेंट हीट क्यू। क्यू से यदि डिवाइड लगाए तो यहाँ होता है 1 इक्वल टू क्यू आर अपान क्यू, प्लस इधर होगा क्यू ए अपान क्यू, प्लस इधर हो जाएगा क्यू टी अपान क्यू। ये जो पहला भाग है क्यू आर अपान क्यू, मतलब रेडिएटेड हीट और इंसिडेंट हीट। रेडिएटेड मतलब हम बोलते हैं इसको परावर्तित या उत्सर्जित। ये जितनी परावर्तित हो गई है और आपतित है, इन दोनों का जो अनुपात है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिंग पावर। ये कहलाती है रिफ्लेक्टिंग पावर या रेडिएटिंग पावर। परावर्तित क्षमता कहलाती है आर। फिर दूसरा है क्यू ए अपान क्यू, ये कहलाती है एब्जॉर्बिंग पावर, इसको हम बोलते हैं अवशोषित क्षमता। प्लस तीसरा है टी, ट्रांसमिटिंग, जो बाहर निकल गई है, आर पार हो गई है, ट्रांसमिटिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं टी। और ये इक्वल टू कितना है, 1, या ऐसा लिख सकते हैं आर प्लस ए प्लस टी इक्वल टू 1। तो तीनों जो पावर है, तीनों जो शक्तियाँ हैं, उनका सम कितने के बराबर है, 1 के। ये है रिफ्लेक्टिंग, ये एब्जॉर्बिंग, ये है ट्रांसमिटिंग, तीनों का सम 1 के इक्वल। हिंदी में हम बोले परावर्तित, अवशोषित और पारगमित तीनों प्रकार की क्षमताओं का योग 1 के बराबर होता है। तो किसी पदार्थ पर कोई ऊष्मा यदि आपतित होती है तो ये तीन भागों में वितरित होती है और इनसे तीन प्रकार की पावर का सम 1 के इक्वल होता है। अब इस प्रकार के यदि हमको क्वेश्चन दें तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बता दें, यदि T पहला पार्ट T क्या हो, 0, तो क्या होगा, R प्लस ए इक्वल टू 1, या R इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए, या फिर A इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आर। इसका क्या मीनिंग है वो समझ लें। इसका मीनिंग ये है, ऐसे मटेरियल जो गुड रिफ्लेक्टर हैं वो बैड एब्जॉर्बर होते हैं। हिंदी में हम बोले ऐसे पदार्थ जो अच्छे परावर्तक हैं वो बुरे अवशोषक होते हैं। 1 माइनस है मतलब बुरा हो जाता है। यहाँ देखें, ऐसे मटेरियल जो गुड एब्जॉर्बर हैं, ऐसे पदार्थ जो अच्छे क्या हैं, अवशोषक हैं, वो बुरे परावर्तक होते हैं। ऐसे मटेरियल जो गुड एब्जॉर्बर हैं वो बैड रिफ्लेक्टर होते हैं। इससे डेफिनेशन से ये मीनिंग निकलता है। ये पहला पार्ट आपका। दूसरा पार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें आर और टी दोनों क्या हो, 0 हो, तो क्या बचेगा, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1। यानी ऐसे मटेरियल जिसमें रिफ्लेक्टिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए, केवल क्या हो, एब्जॉर्बिंग पावर ही हो। यानी जितना भी थर्मल रेडिएशन इसके ऊपर गिरता है पूरा का पूरा क्या हो जाए, एब्जॉर्बर। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ये कहलाती है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। हिंदी में हम बोलते हैं कृष्ण पिंड, और एक्चुअल में ये होती है आइडियल, आइडियल ब्लैक बॉडी। कैसी होती है, आदर्श, आदर्श कृष्ण पिंड होती है। आदर्श कृष्ण पिंड, पूरा का पूरा रेडिएशन गिरे और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए तो वो कहलाती है आदर्श कृष्ण पिंड, आइडियल ब्लैक बॉडी। देखा जाए तो प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती है, फिर भी हम कार्बन ब्लैक को, कार्बन कज्जल को, हिंदी में बोलते हैं कार्बन कज्जल,
इसको ब्लैक बॉडी मान के चलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जितना रेडिएशन गिरता है उसका 96 से 98% ये एब्जॉर्व कर लेता है, 100% एब्जॉर्व नहीं करता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लें आप कैसे सॉल्व करना है। 400 जूल इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए बॉडी। किसी सतह पर 400 जूल ऊष्मा आपतित होती है, मतलब Q बराबर है 400 जूल। ये आपको Q की वैल्यू दी है। फिर आगे दिया है आउट ऑफ विच 20% रिफ्लेक्टेड एंड 120 इज एब्जॉर्ब्ड। 100 जूल QA जो है वो है 120 जूल। एक इसमें से 120 जूल जो है वो क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और दिया है कि 20% जो है, 20% जो है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी QR इक्वल टू क्या है, 20% ऑफ Q, यानी कुल ऊष्मा का 20% रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम ये निकाल सकते हैं, परावर्तित हो जाती है। तो 20/100 ऑफ को हटाएं तो मल्टीप्लाई, Q है 400 और हल करें तो कितना हो जाएगा QR कितना होगा, 20 चौक 80 जूल। 400 में से 120 एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। 80 जूल जो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो ट्रांसमिटिंग कितनी होगी, ट्रांसमिटिंग QT, तो वो निकाल सकते हैं आप। Q इक्वल टू QR प्लस QA प्लस QT। अब Q है आपका 400 जूल, QR अभी कैलकुलेट किया 80, Q है 120 और QT कितना है हमारे इसमें पता करना। तो 120 और 80 200 इधर 400 में माइनस कर दें तो QT बराबर कितनी आ जाती है, 200 जूल। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ बॉडी इन परसेंट। तो ट्रांसमिटिंग जो हीट है यानी पारगमित ऊष्मा कितनी होती है, 200 जूल। पर हमसे ये पूछी है कि इसको परसेंट में निकालें, यानी T%, ये कितना होगा ये हमको पता करना है। तो कैसे करें, तो T का फार्मूला है QT/Q इंटू 100। इससे क्या निकल आएगा, QT। तो QT कितनी है, 200 अपान में है 400 और इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 200 को काट दें, 4 पंजे 20 और 0 50%, यानी कितनी, 50% जो है ऊष्मा वो क्या हो गई, पारगमित हो गई। पारगमित मतलब बाहर निकल गई। 50%, 200, 400 में से 200 तो कितनी हो गई, 50%। 50% जो थर्मल रेडिएशन है उसमें विकिरण है वो पदार्थ से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने 10th क्लास तक का पढ़ा है, कि जो बेसिक मैथ्स है 10वीं क्लास तक का, वो यदि अच्छे से आता है, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं, बेसिक चीज़ें बस, तो आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में बस मैथ्स के साथ थोड़ा यूनिट का ध्यान आपको रखना होता है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग रॉड। एक रॉड आपको दी हुई है और इसकी लेंथ दी है 0.5 मीटर। एक छड़ की लंबाई दी है 0.5 मीटर। टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट ताप प्रवणता x आपको दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। x की वैल्यू आपको दी हुई है। फिर दिया है टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। मान ले कि ये हॉट एंड है तो यहाँ का टेम्परेचर θ1 ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। θ1 की वैल्यू दी है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड, तो ये ठंडा सिरा है, ये मान लें θ2, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। यानी θ1 बड़ा है θ2 से, तो ये गर्म सिरा है ना, जिसका ताप कम है, और ये उससे थोड़ा ठंडा सिरा है।
तो फार्मूला है एक्स का, टेम्परेचर ग्रेडियंट का, अभी जो मैंने लिखा था फार्मूला था θ1 माइनस θ2 अपान एल। यहाँ गर्म ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ कम। एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 80, θ1 30 डिग्री, θ2 ज्ञात करना है, लंबाई 0.5। 0.5 का इधर मल्टीप्लाई कर दें 8 में 5 का, तो ये आ जाएगा 40 बराबर 30 माइनस θ2। θ2 को इधर ले आए तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस का, और इधर हो जाएगा 30 माइनस 40, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। तो हमारी θ2 की वैल्यू निकल आएगी, θ2 बराबर -10 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ठंडा वाला सिरा है रॉड का, इसका टेम्परेचर आता है -10 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बार हमसे ऊष्मा प्रवाह की दर पूछी जाती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि कोई एक छड़ दे दी जाए और छड़ से ऊष्मा प्रवाह की दर कैसे निकालें, क्या फार्मूला है। तो हेडिंग है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर। इसको हम ई भी लिखते हैं। ई का मतलब होता है Q/T। ऊष्मा प्रवाह की दर को लिखते हैं ई, और मीनिंग होता है Q/T, नीचे टाइम हो, टी क्या है, टाइम। तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, और Q/T प्रोपोर्शनल होती है ए के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये है क्या, मान लें ये कोई रॉड है, एक रॉड है, एक छड़ है, और इसका एक गर्म सिरा θ1, ठंडा सिरा θ2, दोनों सिरों के बीच की लंबाई L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया, A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया हमने, कितना है, A। और यदि रेडियस आपको दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस मान ले R इसकी रेडियस है ना। त्रिज्या कितनी है इसकी, R। लंबाई कितनी है, L। गर्म सिरे का ताप है θ1, उससे कम वाला जो निम्न ताप है, लोअर टेम्परेचर, θ2। तो ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर यदि फ्लो होती है ना, मान लें कि ये P है और ये Q है, तो P से Q की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती हो, तो ऊष्मा प्रवाह की जो दर है इसके टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता के समानुपाती और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती। तो जो रेट ऑफ फ्लो है Q/T प्रोपोर्शनल है x इंटू ए के, या फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो आप लिखें Q/T, प्रोपोर्शनल हटाते तो आप लिखते हैं K को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता गुणांक। x की वैल्यू होती है θ1 माइनस θ2 अपान में L, और साथ में क्या है, A। या फिर ऐसा लिख सकते हैं Q/T इक्वल टू KA डेल थीटा। इसको क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर θ1 माइनस θ2 अपान में क्या हो गया, L। तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर के लिए फार्मूला हो जाता है Q/T इक्वल टू KA डेल थीटा अपान L। अब मान लें कि एरिया ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो A वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो ये फार्मूला हो जाएगा Q/T इक्वल टू K πr² डेल थीटा
अपॉन एल, ऐसा फार्मूला हो जाएगा यदि रेडियस दी हुई हो तो। अब कभी मान लें पाई कांस्टेंट दिया है, डेल्टा थीटा मतलब दोनों सिरों का ताप कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो फार्मूला क्या हो जाता है, क्यू बाई टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन एल। ये कब होगा, के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता ही है, डेल्टा थीटा भी यदि कांस्टेंट है तो ऊष्मा प्रवाह की दर त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हो सकता है। थोड़ा वीडियो को पॉज कर लें और देख लें, समझ लें। के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये पदार्थ का ऊष्मीय चालकता गुणांक, ऊष्मीय चालकता गुणांक। और ये किसका ऊष्मीय चालकता है, पदार्थ का। जिस पदार्थ की छड़ है उस पदार्थ का ऊष्मीय चालकता गुणांक होता है के, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम इसको बोलते हैं। अब कई बार हमसे के बारे में फार्मूला पूछ लेते हैं, क्या यूनिट होगी इसकी, तो अब हम के लिए देखें। के लिए फार्मूला बनाएं तो के लिए फार्मूला क्या बनेगा वो देख ले। यहाँ से के इक्वल टू क्या होगा, क्यू एल नीचे है टी के ए डेल थीटा, ये एल इधर आया, ये एल इधर, ए डेल थीटा नीचे, तो हो जाएगा क्यू एल और अपन में क्या आ जाएगा, ए डेल थीटा। ये के लिए फार्मूला हो जाता है। और यदि इसकी यूनिट देखें, क्यू के लिए कैलोरी, मीटर, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, डेल थीटा डिग्री सेल्सियस, एम से एक एम कट जाएगा तो हो जाएगी कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर डिग्री, हम बोलते हैं कैलोरी पर डिग्री, कैलोरी मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये के लिए फार्मूला। तो इस प्रकार से आप ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं यदि बाकी की राशियों के मान हमको दिए हुए हों तो। अब एक क्वेश्चन इसका समझ लें। The rate of flow of heat in a metal rod is 100 calorie per second. Rate of flow of heat मतलब Q by T, इसकी वैल्यू दी है 100 कैलोरी पर सेकेंड। किसी धातु की छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर 100 कैलोरी प्रति सेकेंड है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन है, थ्योरी तो बतला दी, फार्मूला बतला दिया, ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। Q बाई टी आपको दिया 100 कैलोरी पर सेकेंड। फिर दिया है टेम्परेचर ऑफ इट्स एंड आर 40 एंड 60 डिग्री सेल्सियस। एक इधर 60 डिग्री सेल्सियस है और इधर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी θ1 हॉटर एंड 60 डिग्री सेल्सियस और θ2 लोअर टेम्परेचर, ये आपको दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप डेल थीटा निकाल सकते हैं, θ1 माइनस θ2, तो 60 में से 40 कर देते तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। फिर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड आर, अब छड़ की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है 10 सेंटीमीटर, ये एल, ये है आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। और ये जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है, तो सेंटीमीटर चलेगा नहीं, इसको चेंज करें तो 10 इंटू 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये होगा 10 इंटू सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर -2 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 मीटर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, यह है 1 तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। ये कन्वर्जन अच्छे से याद रख लेना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है। तो यहाँ 10 की पावर -2 से करेंगे तो ये 1 -2 -1, और यह -2 का भी स्क्वायर होगा क्योंकि हमको सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, तो 10 की पावर -4, तो टोटल हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। अब हमको क्या पता करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्षण की ऊष्मीय चालकता गुणांक हमको निकालना है, क्योंकि के की वैल्यू हमको निकालना है। अब फार्मूला है हमारा Q/T इक्वल टू के ए डेल थीटा अपॉन में है L, ये फार्मूला है हमारा। बस अब वैल्यू रख दें और सॉल्व कर लें इसको। तो Q/T क्वेश्चन में आपको दिया है 100 इक्वल टू के की वैल्यू आपको पता करनी है, तो के को वैसा का वैसा ही लिख दें के। फिर साथ में है ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये है 10 की पावर -3 इंटू में डेल थीटा, ये हमने निकाला है 20 डिग्री सेल्सियस, अपॉन में है एल लंबाई हमने निकाली 10 की पावर -1, और सॉल्व करें इसको तो देखें 100 इक्वल टू के, ये ऊपर जाएगा तो पहले लिखें 20 इंटू ये -1 होकर ऊपर हो जाएगा +1, तो 1 -3 ये हो जाएगी 10 की पावर -2, और इंटू में क्या है के, ऐसा है। अब सबको इधर ले आए तो के इक्वल टू 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 से 5 बार तो ये हो जाएगा 5, और ये इधर पान में आ जाएगा 10 की पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2, मतलब हो जाएगा 100 में 5 का करें 500, और यूनिट इसकी यूनिट के की Q/T, तो ये है कैलोरी, साथ में क्या आ जाएगा पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर सेकेंड। इसको ऐसा कर ले कैलोरी पर सेकेंड इंटू मीटर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट होगी, और ये के का मान। रॉड के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू, छड़ के लिए ऊष्मीय चालकता गुणांक 500 कैलोरी प्रति सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार से आप इसके प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब कई बार हमसे 2 या 2 से अधिक छड़ दे देते हैं और छड़ों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, संयोजन दे देते हैं कि 2 छड़ श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ दें, और क्या फार्मूले बन रहे हैं। तो 2 छड़ लिए हमने और 2 छड़ों को जोड़ दिया जाए। मान लीजिए 2 छड़ है, दो रॉड है और इनको जोड़ दिया है, तो ये किस क्रम में जुड़े हैं वो देखें। ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम है ना, सीरीज। 2 छड़, 2 रॉड, 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 1
सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। दो छड़ है, एक सिरे का टेम्परेचर θ1, दूसरे के दूसरे सिरे का θ2, दोनों जहाँ पर मिलती है उसका है थीटा। इसके लिए K1 और इसके लिए K2, इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई L2। तो ये दो छड़ों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। थर्मल कंडक्टिविटी एक की ही K1, दूसरे की ही K2, लेंथ एक की L1, दूसरे की L2। इस सिरे का टेम्परेचर θ1, दूसरे के दूसरे सिरे का θ2, दोनों जहाँ मिलती है इंटरफेस, अंतरापृष्ठ बोलते हैं, इसका टेम्परेचर है थीटा। तो हमको ये दोनों के लिए सीरीज़ में जुड़ी है, तो दोनों के लिए यदि हम निकालें कि दोनों छड़ों के लिए, दोनों छड़ों को मिला करके जो एक नई छड़ बनती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज़ में कितनी होगी वो हमको देखना है। तो वो होती है, दो छड़ के लिए देख रहे हैं हम। हाँ, तो दो छड़ के लिए जो फार्मूला है वो होता है 2K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये फार्मूला होता है। पर इसमें एक कंडीशन है, फॉर L1 इक्वल टू L2, यदि दोनों छड़ों की लंबाई कैसी हो, सेम हो, दोनों रॉड हो सेम लेंथ की, तो फार्मूला होता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इंटरफेस का ये टेम्परेचर निकालें, अंतरापृष्ठ का यदि हम क्या निकालें, ताप निकालें कि यहाँ टेम्परेचर कितना है, तो फार्मूला होता है K1 अपॉन L1 इंटू θ1 प्लस K2 अपॉन L2 इंटू θ2 अपॉन K1 L1 प्लस K2 L2, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम दोनों छड़ों के लिए क्या निकाल सकते हैं, इंटरफेस का टेम्परेचर, अंतरापृष्ठ का ताप ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि इसमें ऐसा हो कि K1 इक्वल टू K2 हो और L1 इक्वल टू क्या हो, L2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो छड़ें हैं, दोनों छड़ों की लंबाई कैसी हो, समान हो, समान लंबाई की छड़ हो, और दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम हो, ऊष्मीय चालकता गुणांक भी सेम हो। तो ये K1 और K2, L1 L2 कॉमन होके कट जाएंगे, और फाइनल जो आपका बचेगा थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2 अपॉन 2, इस टाइप से आपका फार्मूला बनेगा। पर ये कब, जब दो छड़ें सेम लेंथ की हो और एक ही मटेरियल की हो, तो K1 K2 बराबर होते हैं, तो थीटा हो जाता है θ1 प्लस θ2 अपॉन 2। तो ये तब फार्मूले लगाएंगे जब दो रॉड कैसी हो, श्रेणी क्रम में हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, तब ये आपके फार्मूले लगते हैं। और इसमें दोनों छड़ में जो हीट फ्लो है वो सेम होती है, जैसे करंट सीरीज़ में सेम होती है, वैसे ही यहाँ पर हीट जो है सीरीज़ में सेम होगी। अब यदि मान लिया कि श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ी है, अब समांतर क्रम में है, यानी जो दो रॉड हैं वो अब कैसी जुड़ी हुई हो, सीरीज़ में न जुड़ी हो, और कैसी जुड़ी हो, पैरेलल में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। समांतर क्रम में यदि जुड़ी हो, समांतर क्रम हो, यानी किस प्रकार से, दो छड़ ले लें और ये दोनों छड़ कैसी जुड़ी हो, समांतर क्रम में हो, दोनों का सिरों का टेम्परेचर एक, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम, इधर भी सेम, यहाँ है θ1, इधर है θ2, इधर एरिया क्रॉस सेक्शन A1, इधर है A2, इधर है थर्मल कंडक्टिविटी K1, इधर है K2, K1 K2। अब समांतर क्रम में जुड़ी है, तो समांतर क्रम में सबसे पहले हम ये देखें कि समांतर क्रम में इन दोनों को मिलाने से
जो नई छड़ बनती है उस नई छड़ का थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा, Kp, पहला भाग ये होगा K1A1 प्लस K2A2 अपान A1 प्लस A2। तो ये जो दो छड़ें हैं, ये दोनों छड़ों के लिए हम देखें तो दोनों छड़ों के लिए जो कंपोजिट रॉड बनती है, दोनों की जो एक नई रॉड बनेगी, छड़ बनेगी, उसके लिए ऊष्मा चालकता गुणांक K1A1 K2A2 अपान A1 प्लस A2 होगा। ये पहला फार्मूला है इसका। दूसरा फार्मूला, यदि दोनों ही छड़ हैं, दो या दो से ज़्यादा है, ये तो दो छड़ ले रहे हैं, यदि दोनों छड़ इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इफ़ A1 इक्वल टू A2 है ना, दोनों के उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम हो, तो ये भी है ये भी है, 2A, ऊपर भी A आ जाएगा, तो फार्मूला आ जाएगा Kp इक्वल टू K1 प्लस K2 अपान 2। यानी दोनों छड़ के लिए यदि हम उसमें चालकता गुणांक देखें, दोनों को मिला के जो नई बन रही है उसके लिए, तो K1 प्लस K2 अपान 2 यानी समांतर माध्य होगा, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कई बार डायरेक्ट फार्मूले भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ फ्लो, ऊष्मा प्रवाह की दर और उनके कुछ फार्मूले, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और यदि कोई दो या दो से अधिक रॉडों को, वैसे तो हमने दो ही रॉड ली है, सीरीज और पैरेलल में लगा दें तो क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं वो हैं। आज इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में। जय हिंद।